बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइट एट द म्यूजियम पार्ट 3। कहानी की शुरुआत होती है सन 1938 से, जहां हमें इजिप्ट में दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक टूम को ढूंढ रही है। यहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट का लीडर होता है वो देख लेता है कि रेतीला तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी वो खुदाई बंद नहीं करता। वो अपने बेटे को कहता है कि तुम गाड़ी में जाओ। जब उसका बेटा गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो वो एक टूम में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम भी टूम के अंदर आ जाती है, और जब सब अंदर आते हैं तो सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वही टूम होता है जिसकी तलाश में सब के सब इजिप्ट तक आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ममीज होती है और एक मैजिकल गोल्डन टैबलेट भी। आर्कियोलॉजिस्ट जब टैबलेट को निकालने के लिए जाता है तो यहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं वो कहते हैं कि तुम इन्हें मत छेड़ो, ये सब की सब चीज़ें मैजिकल हैं। अगर तुमने इन्हें निकालने की कोशिश की तो तुम सब का अंत हो जाएगा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों की बात नहीं सुनता और वो उस गोल्डन मैजिकल टैबलेट को निकाल लेता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ लैरी को दिखाया जाता है जो म्यूजियम में आज भी नाइट गार्ड है, साथ ही वो नाइट प्रोग्राम का हेड भी है। ये सब के सब यहाँ पर भरपूर तैयारी कर रहे होते हैं। दरअसल ये हेट एंड प्लेनेटेरियम को ओपन करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे वीआईपीज आ रहे होते हैं। लैरी तैयारी कर ही रहा होता है कि टेडी उससे कहता है, क्या तुमने उन केव मैन में एक नए एडिशन को देखा है? लैरी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो एग्जीबिशन की जगह जाता है। लैरी देखता है कि वहां पर एग्जीबिशन के लिए एक नए केव मैन को, यानी कि जंगली इंसान को ऑर्डर किया है, जो हूबहू लैरी की तरह दिखता है। ये अपना नाम ला बताता है, साथ ही ये लैरी को अपना पिता समझता है। लैरी अब यहाँ पर जब तैयारी कर ही रहा होता है कि इजिप्शियन फेरो उसे वो मैजिकल टैबलेट दिखाता है और कहता है कि शायद इसमें कुछ खराबी आ रही है, इसका रंग फीका पड़ रहा है, इसमें जंक लग रहा है। लेकिन लैरी आज बहुत बिजी है, वो कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इवेंट शुरू हो जाता है और सबके सब अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैजिकल गोल्डन टैबलेट में रस्ट यानी कि जंक और भी ज्यादा बढ़ गया है। म्यूजियम में जितनी भी चीजें जिंदा हुई थी उन सब में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। वो सब के सब अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। टैडी भी अपनी गन निकालता है और लैरी पर पॉइंट कर देता है। दरअसल वो भूल चुका है कि लैरी कौन है। म्यूजियम का जो डायरेक्टर होता है वो शो को बंद करवा देता है और यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ हुई होती है वो उन सब के लिए लैरी को ब्लेम करता है। लैरी कहता है कि मैं इस गड़बड़ का पता लगा लूंगा। अगले दिन लैरी जब म्यूजियम में आता है तो टैबलेट के बारे में पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि म्यूजियम का वो ओल्ड गार्ड जिसने उसे हायर किया था वो वही बच्चा है जो सन 1938 में इजिप्ट में अपने पिता, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के लीडर थे, उनके साथ वहां गया था और टूम में गिरा था। अब लैरी उसके पास जाता है। वो ओल्ड गार्ड उसे बताता है कि जब हम इस टैबलेट को ले रहे थे तो वहां के लोकल लोगों ने हमें बताया था कि टैबलेट का मैजिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और शायद अब इसीलिए सब गड़बड़ हो रही है, क्योंकि टैबलेट का मैजिक खत्म हो रहा है। 1938 में जब हमें टैबलेट मिला था तो वहां पर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए जिस फेरो के पास तुम्हें ये मम्मी मिली उसके पेरेंट्स को इंग्लैंड के एक म्यूजियम में ले जाया गया था। वो इस मैजिकल टैबलेट के बारे में जरूर बहुत कुछ जानते होंगे। अगर तुम इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। लैरी म्यूजियम के डायरेक्टर के पास जाता और उसे बताता है कि मुझे इस मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना होगा। रात को जो कुछ गड़बड़ हुई थी वो इसी मैजिकल टैबलेट की वजह से हुई थी। म्यूजियम का डायरेक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तब लैरी उसे बताता है कि म्यूजियम में रात को जितनी भी चीजें जिंदा होती हैं वो सब इसी मैजिकल टैबलेट की वजह से होती हैं, और अगर मुझे गड़बड़ का पता लगाना है तो मुझे मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना ही होगा। डायरेक्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रात को जो भी गड़बड़ हुई थी उस वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लैरी कहता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, इस बारे में इंग्लैंड के म्यूजियम वालों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, तुम चाहो तो मुझे भेज सकते हो। अब दिखाया जाता है कि टैबलेट को शिप किया जाता है और लैरी फ्लाइट से इंग्लैंड पहुंच जाता है। वो किसी तरह से इंग्लैंड के म्यूजियम के नाइट गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर म्यूजियम के अंदर एंटर करने में कामयाब हो जाता है, जहां पर वो देखता है कि मैजिकल टैबलेट के साथ उसके बहुत सारे साथियों को भी यहाँ पर भेजा गया है। अब रात हो चुकी है, इसीलिए सब के सब जिंदा हो चुके हैं। लैरी सबको ऑर्डर कहता है कि हमें इजिप्शियन सेक्शन को ढूंढना होगा, लेकिन इन सबको ये नहीं पता था कि मैजिकल टैबलेट से यहाँ की भी सभी चीजें जिंदा हो जाएंगी। इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर से
से होता है, पर यहाँ पर इतिहास का एक बहुत बड़ा योद्धा होता है जो इन सबको उस डायनासोर से बचा लेता है। अब ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सामने बहुत सारे सिरों वाला एक स्नेक आ जाता है। ये सब के सब उससे बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और स्नेक से भी बचकर आगे निकल जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके दो साथी गायब हैं। ये अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही यहाँ पर मैजिकल टैबलेट में खराबी आना एक बार फिर से शुरू हो जाती है, जिस वजह से टेडी का एक हाथ मोम का बन जाता है। बाकी साथियों की भी जो याददाश्त होती है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और अगर इन्हें सब कुछ ठीक करना है तो इन्हें जल्दी से इजिप्शियन ममीज के उस चैम्बर में जाना होगा जहां पर फेरो के पेरेंट्स हैं। इसीलिए ये उस तरफ निकल जाते हैं और अपने दो साथियों को जो खो चुके हैं उन्हें ढूंढने के लिए मंकी को भेज देते हैं। मंकी उनको ढूंढ लेता है। वो लावे में गिरने वाले होते हैं कि मंकी उन्हें बचा लेता है। वहीं लैरी भी इजिप्शियन ममीज के चैम्बर तक पहुंच जाता है जहां पर वो फेरो के पेरेंट्स से मिलता है। वो लैरी को बताते हैं कि ये जो मैजिकल टैबलेट है इसे शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है और अगर इसे चांद की रोशनी नहीं मिली तो ये खराब हो जाएगा और एक बार ये खराब हो गया तो कभी इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। पर यहाँ पर जो उनके साथ इतिहास का योद्धा होता है जिसका नाम सर लैंसलॉट है, उसे लगता है कि ये उसका होली ग्रिल है और इसके जरिए वो अपने कैसल को ढूंढ सकता है। इसीलिए वो उस मैजिकल टैबलेट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लैरी टैबलेट को लेने के लिए उनके पीछे जाता है, पर यहाँ पर जो नाइट गार्ड होती है वो लैरी को और ला को, जो लैरी को अपना पिता समझता है, उन दोनों को देख लेती है और इन दोनों को एक जगह बंद कर देती है। पर ला अपना दरवाजे पर सर पटकना शुरू कर देता है। लैरी किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है और वो एक जगह पहुंचता है जहां पर सर लैंसलॉट होते हैं। यहाँ एक म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा होता है जहां पर एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है। लैंसलॉट को लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसके पास जाता है पर वो लड़की बताती है कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। सर लैंसलॉट यहाँ पर लैरी और उसके साथियों को देख लेते हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागकर छत पर चले जाते हैं। लैरी और उसके साथी भी सर लैंसलॉट का पीछा करना शुरू करते हैं और अब मैजिकल टैबलेट लगभग पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिस वजह से लैरी के साथी जमकर ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लैरी सर लैंसलॉट के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप असली नहीं हो बल्कि आप मोम की बने हो और आप इस टैबलेट की वजह से जिंदा हुए हो। वो उन्हें टैबलेट की पूरी सच्चाई बताता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि आप जिस कैसल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इस दुनिया में है ही नहीं। सर लैंसलॉट को एहसास होता है कि लैरी सब कुछ सच कह रहा है, इसीलिए वो लैरी को टैबलेट वापस कर देते हैं। लैरी टैबलेट के सारे बटन ऊपर की तरफ करके उसे चांद की तरफ कर देता है, जिससे वो दोबारा से चार्ज हो जाता है और एक बार फिर से उसका रंग गोल्डन हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। टैबलेट के ठीक होने के बाद लैरी के जितने भी साथी थे जो सब जमकर ऊपर से नीचे गिर गए थे, वो सब के सब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर लैरी के अमेरिका के म्यूजियम के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब तय करते हैं कि टैबलेट और फेरो यही इंग्लैंड के म्यूजियम में रहेंगे। लैरी कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम में से कोई भी कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब के सब अपने इस फैसले से खुश होते हैं क्योंकि फेरो को उसका परिवार यहीं पर वापस मिल सकता है। फेरो लैरी को और अपने सभी साथियों को शुक्रिया कहता है। अब लैरी और उसके सभी साथी फ्लाइट पकड़कर रात को ही वापस अमेरिका आ जाते हैं, जहां पर लैरी सुबह होने से पहले अपने म्यूजियम के साथियों के साथ अपने कुछ आखिरी पल बिताता है। टेडी यहाँ पर सुबह होने से पहले अपने कुछ आखिरी वर्ड्स कहता है। वो लैरी से कहता है कि स्माइल माय बॉय, इट्स सनराइज। इसके बाद सुबह हो जाती है और लैरी यहाँ से निकल जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। लैरी अब स्कूल टीचर है। लैरी का म्यूजियम में जो डायरेक्टर था उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उसकी जॉब उसे वापस मिल चुकी है। एक दिन इंग्लैंड की म्यूजियम की वही फीमेल गार्ड जिसे अब टैबलेट की सच्चाई का पता है, वो अमेरिका की म्यूजियम में आती है और लैरी के डायरेक्टर को बताती है कि लैरी ने जो कुछ उसे कहा था वो सब कुछ सच था। दरअसल टैबलेट के अंदर ये मैजिक पावर है जो रात को यहाँ म्यूजियम में सबको जिंदा करती है और वो उसे टैबलेट देती है। रात को हमें दिखाया जाता है कि म्यूजियम में एक बार फिर से सब के सब दोबारा जिंदा हो चुके हैं और रात को सब म्यूजियम के अंदर पार्टी करते हैं। लैरी सड़क के दूसरी तरफ से सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। इस फिल्म में जिन्होंने टेडी का यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का कैरेक्टर प्ले किया है उनका नाम है रॉबिन विलियम्स। इस फिल्म के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने ऑन कैमरा जो अपनी आखिरी लाइन कही थी वो थी वेक अप माय बॉय, इट्स सनराइज।
इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल उन्होंने सुसाइड किया था। वो हॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर थे जिन्हें ये दुनिया कभी नहीं भूल सकती, लेकिन इतनी कामयाबी होने के बाद भी शायद उनकी जिंदगी में कुछ अधूरापन था, जिस वजह से उन्होंने इस दुनिया को अपनी मर्जी से छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पैसा, कामयाबी सब कुछ नहीं होता, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसे इंसान को समझना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम द सीक्रेट ऑफ टूम की। इस फिल्म के 2 और पार्ट्स हैं जिनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $127 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $364 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।